वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। और एपिसोड की शुरुआत में प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि एपिसोड बनते जा रहे हैं और आपको बिल्कुल टाइमली मिलने की वही एक मैकेनिज़्म होता है कि बेल नोटिफिकेशन आपने क्लिक कर दिया है। हाँ राहुल, तो अब आगे कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी जो ये सीरीज चल रही है, हम लोग डेट म्यूचुअल फंड को सॉर्ट ऑफ समझ रहे हैं और हम लोग ने टैक्सेशन को समझ लिया, हम लोग ने उसके रिटर्न्स को समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस आए कि क्या डेट म्यूचुअल फंड में कभी किसी तरह का लॉस नहीं हो सकता, नुकसान नहीं हो सकता। इनफैक्ट स्पेसिफिकली बात करें तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे इन्वेस्टर्स के, तो प्लीज़ एक बार जरा इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, उसको आंसर करने से पहले वापस आ जाते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है? हमारा एग्जाम्पल है समबडी हु गॉट रिटायर्ड, उसकी 80,000 रुपीज़ की पेंशन है, मिडिल क्लास पर्सन है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में उसको 2 करोड़ रुपए मिले जो उसने सेविंग्स बैंक में लगा दिए। हम तो कंपैरिजन बैंक एफडी कर रहे हैं, उन्होंने तो खैर सेविंग्स बैंक में लगा दिया था। तो बैंक एफडी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। तो इसमें जो आपके पास क्वेश्चन आया कि भाई डेट फंड में कुछ उन्होंने नाम दिए, उन म्यूचुअल फंड के नाम हम नहीं ले रहे हैं, उसमें से आप देखिए डेट फंड में प्रॉब्लम हुई तो एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो था, उसमें तो नुकसान दिखाई पड़ रहा था। देखिए है क्या कि म्यूचुअल फंड में डेट फंड तो एक बड़ा एरिया ऑफ डिस्कशन है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई हम बड़ा फोकस होकर बात कर रहे हैं। तो उसमें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लिक्विड भी है, अल्ट्रा शॉर्ट है, कॉरपोरेट बॉन्ड है, क्रेडिट रिस्क है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। हमारे इस एग्जांपल में हम बात कर रहे थे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की, उस म्यूचुअल फंड की स्कीम की जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और कहीं नहीं। बट देयर हैव बीन केसेस अदर कैटेगरीज के, वो क्रेडिट रिस्क फंड के हो सकते हैं जो कि डेट फंड का ही है, या और के हो सकते हैं, जिसमें कि उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा उन्होंने डाला AAA रेटेड बॉन्ड्स में कंपनियों के। AAA मतलब सबसे सेफ, बहुत सेफ। कुछ पैसा डाला, कुछ परसेंटेज डाला AA रेटेड बॉन्ड्स में जो उससे कम सेफ है लेकिन सेफ है। कुछ पैसा डाला सिंगल A रेटेड में जो कि थोड़ा उससे भी कमजोर है, और कई बार कुछ पैसा डाल दिया जो A रेटेड से भी नीचे है, वो और कमजोर हो गया। इसमें ही किसी एक स्कीम में अगर मान लीजिए सिंपल हम माने कि भाई उसने 50 कंपनियों के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स ले रखे थे प्राइवेट कॉरपोरेट्स के, और उसमें से एक कंपनी परेशानी में आ गई, 49 नहीं आई, एक आ गई, और उसने कहा भाई किसी वजह से फॉर वन रीज़न और अदर अभी हम जो आपने हमको पैसा दिया था बॉन्ड्स के फॉर्म में, वो अभी हम आपको वापस नहीं कर सकते। समझ तो कि भाई अभी तो हम इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते, दे देंगे बट अभी नहीं दे सकते। हो सकता है 1 साल बाद दे दें, हो सकता है 2 साल बाद दे दें, हो सकता है 100% पूरा दे दें, हो सकता है 90% ही दें, अभी नहीं दे सकते भाई। अब क्या होता है, इन्वेस्टर परेशान हो जाता है, क्योंकि 50 में से 49 ठीक है बट एक खराब है, या 48 ठीक है 2 खराब हो गए। अब उस सब में कैसे ऑपरेशंस हों, कैसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो, कैसे रिडेम्पशन हो, कैसे स्विच हो। तो रेगुलेटर ने, चूंकि रेगुलेटर तो हमारे यहाँ बहुत ही अलर्ट है, सेबी तो बहुत अलर्ट है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अपनी ग्रोथ के लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए जो सेबी इतना स्ट्रिक्ट रहता है और रेगुलेट करता है ढंग से बिल्कुल। तो उन्होंने टाइमली तरीका निकाला कि भाई आप अपने उस पोर्टफोलियो को, मान लीजिए उस स्कीम में 500 करोड़ रुपए लगे हुए थे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के, और उस 500 करोड़ रुपए में आपने मान लीजिए 2 करोड़ रुपए एक कंपनी को दिया हुआ था, ABC कंपनी को, जो डिफॉल्ट कर रही है। तो हम एग्जाम्पल को सिंपल ही रख रहे हैं, तो भाई 498 करोड़ में तो दिक्कत नहीं है, उसको एक अलग पोर्टफोलियो बना दीजिए, 2 करोड़ रुपए को सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना दीजिए।
इस 498 करोड़ का पोर्टफोलियो जो कि नॉर्मल पोर्टफोलियो हुआ उस स्कीम का, उसमें काम करते रहिए आप। इन्वेस्टर क्यों परेशान हो? केवल 2 करोड़ की तो दिक्कत है या 5 करोड़ की दिक्कत है या 10 करोड़ की दिक्कत है, उसको आप सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में ले जाइए। उसका जो उस दिन का वैल्यूएशन हो बॉन्ड का, अब वो तो डिफॉल्ट में बॉन्ड दिख रहे हैं तो नेचुरली उनका वैल्यूएशन भी काफी कम होगा। उस वैल्यूएशन की बेसिस पे उसकी एनएवी निकाल दीजिए और इसको नॉर्मल रखिए। वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर का कष्ट होगा, पेनफुल होगा, क्योंकि आपको सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की एनएवी कम दिखाई पड़ेगी, नुकसान दिखाई पड़ेगा। अब वो जैसे जैसे रिकवर होता जाएगा वो पैसे आपको उस एनएवी पे दे दिए जाएंगे, जब भी म्यूचुअल फंड डिसाइड करेगा कि भाई अब हम इनको वापस कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए, एक तो जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में थोड़ा आपको नुकसान दिखाई पड़ रहा है, बट वो 50 की 50 कंपनियां डिफॉल्ट नहीं कर गई हैं, 1 या 2 कर गई हैं, तो ज़्यादा परेशान मत होइए। आपका 95-96% पैसा तो सेफ है और वो कमा भी रहा है। ये 1-2% में नुकसान है, तो अगर आप टोटल में देखेंगे कि अगर 7-8% वो डेट फंड में कमा रहे थे तो 98% में तो अभी भी कमा ही रहे हैं। और अगर वो 3 साल का पैसा था तो कोई आपकी जेब से नहीं गया, आपको प्रिंसिपल डूब नहीं गया। पहली बात तो ये है। ये तो हुआ जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट आपने पूछा। अब हमारे इस एग्जांपल को आप याद करें, यहां पे क्या सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की सिचुएशन बनेगी? क्योंकि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया हुआ है भाई। डिफॉल्ट कहां हुआ? AAA रेटेड में नहीं हुआ, शायद AA में भी या तो नहीं के बराबर हुआ होगा या कभी कभार कोई हो गया होगा। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है, ये तो बिग डैडी हो गया ना। ये तो AAA रेटेड का भी मतलब अगर बिल्कुल हिंदी में बात कीजिए उसका बाप हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इसमें तो वो नौबत आएगी नहीं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उन्होंने 5 सिक्योरिटी ले रखी थी, 1 सिक्योरिटी तो डिफॉल्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही नहीं दे पाएंगे। तो यहां पे सेग्रीगेटेड, हमारे इस एग्जांपल में सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट का कोई रेलेवेंस नहीं है। वो तो चूंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया। राइट। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक जैसी नहीं होती हैं। नहीं। तो अगर कोई इसको समझना चाहता है तो ये भी समझे। तो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं या जो रिकमेंडेशन तो नहीं कह सकते हैं, बट जिसको फेवर करते हैं वो उस तरह की स्कीम्स को फेवर करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करी है, क्योंकि वहां पर रिस्क जितनी कम हो सकती है उतनी है। प्रॉब्ली वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है अगर डेट स्पेस की बात कर रहे हैं। बट अगर कोई उस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टेड है जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, तो वहां पे शायद सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट आ जाता है प्ले में। क्योंकि इट इज पॉसिबल कि कभी कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, कर जाए। तो वहां पे आपने एक्सप्लेन किया कि अगर होता भी है, ये सिचुएशन आती भी है, इसका ये मतलब नहीं कि प्रिंसिपल पूरा डूब गया है। नहीं, अगर 1% अगर लेट्स से 100 कंपनीज में उन्होंने बॉन्ड्स लिए हुए हैं उस स्कीम में और एक कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो 99% तो पूरी तरह से सेफ है, उसी तरह से काम करता रहेगा। वो जो 1% ऑफ जो AUM है, बस वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि वो भी डूब गया है, वो भी जैसे जैसे रिकवरी होगी वैसे वैसे आगे इन्वेस्टर को मिलेगा। इसीलिए जो मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि भाई इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, आप प्रॉपरली एजुकेट होइए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। हमारा चैनल बिल्कुल सुनते रहिए, एक एक एपिसोड ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूरी तरह से फोकस एजुकेट करने, अवेयरनेस क्रिएट करने पे है। बहुत नॉइज़ में मत जाइए। इन्वेस्टमेंट में अगर पैसे कमाने हैं, बनाने हैं, तो सब कुछ सुनेंगे, सब नॉइज़ को सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन क्रिएट करने में, लेकिन हमारे जैसे और भी लोग कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वी आर वन ऑफ द बेस्ट एंड वी आर ट्राइंग कि हम बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी में ही आपको एजुकेट कर पाए। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपको एजुकेट करते रहेंगे। तो ये एक तरीके से निकल के आ रहा है। केवल डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया और कोई टेंशन नहीं है, प्लीज समझिए, हम आपको टेंशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बट ढंग से समझिए या किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए या हमारा चैनल देखते रहिए। ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और ले लें। एक क्वेश्चन और ले लें। ठीक है। तो एक चीज होती है आर्बिट्राज फंड,
तो लोगों का क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्राज फंड और डेट फंड में कौन सा बेटर है, किस में इन्वेस्ट करें, तो एक बार जरा ब्रीफ में उस पर भी बता दीजिए। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आपके आए मैंने भी देखे, आपने भी देखे। किसी ने कहा कि भाई 7.5% की बात हो रही तो क्यों नहीं आर्बिट्राज फंड। किसी ने बोला कि गुड किया, अच्छा आपको लग रहा है कि इससे आप इन्फ्लेशन मैच कर ले जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो आपके क्वेश्चंस सिर आंखों पे, आप उसका मतलब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपकी वो क्वेरी है। तो हमें किसी तरह के क्वेश्चन से कोई परहेज नहीं है। हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो पहली बात, जो इन्फ्लेशन बीट करने की बात है, हम कभी नहीं कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन बीट करने की, उस मुद्दे को ही हमने नहीं टेकअप किया है। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर पैसा आपका 5 साल या उससे ऊपर का है और आप बैंक एफडी में लगाने जा रहे हैं तो इसको भी ऑप्शन को ठीक से समझें। एक तो ये, क्योंकि एक कमेंट ये भी था कि अच्छा आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, गुड। तो नहीं, हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे? इन्फ्लेशन अगर 6-7% का हो जाएगा जा करके तो कैसे बीट करेंगे? हम तो अभी यहाँ पे ये जो मुद्दा डिस्कशन हो रहा है वो बैंक एफडी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड का हो रहा है। तो आई बिलीव वो मैंने आंसर कर दिया। आर्बिट्राज की बात लोगों ने कही कि भाई अगर 7%, 7.5% ही आना तो आर्बिट्राज क्या बुरा है। आर्बिट्राज को तो किसी और दिन समझेंगे, लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका है? मिडिल क्लास पर्सन, रिटायर हो चुका है, 80,000 रुपये की पेंशन आती है, 2 करोड़ रुपये उसकी जमा पूंजी है जो इन्वेस्टेड है। तो वहां पे हम बैंक एफडी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड की ही बात कर सकते हैं। डेट फंड में भी वो पैसा जो कि वो म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में लगा रहा है, आर्बिट्राज पे नहीं ला सकते। वो तो फिर एक अलग फील्ड हो गई। फिर तो आर्बिट्राज है, फिर उसके बाद इक्विटी सेविंग्स है, फिर इक्विटी है। उस पर्सन के लिए हम ये डिस्कशन में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि यहां तो हम मान रहे हैं ना कि वो 60 पे रिटायर हुआ है, अगले 20 साल 30 साल तक रहेगा, यानी 20 साल 30 साल तक के लिए उसको एक तरीके से एक इनकम और चाहिए अदर देन हिज पेंशन। तो इसलिए हम उसको आर्बिट्राज से इक्वेट ही नहीं कर रहे हैं। तो आर्बिट्राज को हम कभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे किसी और रेफरेंस में। बट ये जो हमारा एक तरीके से जिन पर्सन की कैटेगरी वालों के लिए, हम पेंशनर्स के लिए जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हम आर्बिट्राज को भी नहीं लेके चल रहे हैं। इसलिए आर्बिट्राज डिस्कशन का इसमें पार्ट नहीं है। ये एक अलग कैटेगरी है, सॉलिड कैटेगरी है, जो आपको आपकी पेंशन के अलावा भी एक पैरेलल पेंशन क्रिएट कर देगी। और इसलिए शायद पिछले एपिसोड के हिसाब से कि भाई 10 साल के बाद में इन्फ्लेशन और बढ़ गया तो उसको एक पेंशन और चाहिए, तो आप इसी पैसे को 10 साल तक लगा के रखिए और सेकंड पेंशन आपकी 10 साल बाद फिर से शुरू हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी। तो ये एक तरीके से उसका निकल आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये फिर हम लोग इसके उसका जवाब ये बन जाता है। राइट, तो थैंक यू फॉर ये कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। और जो हमारी ये सीरीज चल रही है वो स्पेसिफिकली पेंशनर्स और रिटायर्ड पर्सन्स के लिए है। तो उसमें हमारा एक तरह से एडवाइस होगी या हमारा ऑब्जर्वेशन है कि शायद आर्बिट्राज वहाँ पे रेलिवेंट नहीं है उतना। नहीं है। और तो ऐसे जो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं, थोड़े सेफ सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे ध्यान दें। और आर्बिट्राज भी एक वैलिड ऑप्शन है, बट वो एक किसी और वीडियो के लिए वो टॉपिक होगा जब हम लोग उसे टेकअप करेंगे। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि भाई ठीक है, लोग हैं, अपनी मार्केटिंग भी करेंगे, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। बट होता क्या है कि आपने देखा किसी बार शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, वोलेटाइल है, उस पीरियड में आर्बिट्राज कई बार बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो आप कह सकते हैं साहब देखिए पिछले 1 महीने में देखिए, पिछले 3 महीने में देखिए, ये तो आप 7.5% की बात कर रहे हैं, वो तो 8 आ रहा है, वो 8.5 आ रहा है, वैलिड है। लेकिन वो सीजनड इन्वेस्टर के लिए, वो इस पर्सन के लिए नहीं है कि हम 7.5 को 8 से 8.5 से कंपेयर कर लें, क्योंकि वो नीचे भी जाएगा। और फिर वो जो रिटायर्ड पर्सन है जो बैंक एफडी में भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तो हम कोशिश कर रहे हैं भाई बैंक एफडी आओ, बैंक एफडी के बाद में डेट म्यूचुअल फंड आओ, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम। कोई देखिए किसी भी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो आर्बिट्राज देखने लगे, कुछ और एक्सोटिक देखने लगे, तो उसके लिए नहीं बना हुआ है। उसकी जो नई जनरेशन है, उसके जो यंग बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो उसको समझें और उसको वो एक सेपरेट डिस्कशन है, उसको फिर कभी अलग किसी सीरीज में करेंगे। तो ये हम डिस्कशन यहाँ पे एक तरह से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आई बिलीव ये सीरीज अभी के लिए ओवर हो गई है।
तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कोई और टॉपिक को लेके आएंगे, उसको Yes. डिस्कस करेंगे। यस, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू थैंक यू सो मच।